नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत की खबर। हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, खबरों की खान। बहुत स्वागत है देवेंद्र आपका। देखिए, पीछे आज हमने लिखा है मोदी नाम ही काफ़ी है। मैं आपको सच बताऊं ईमानदारी से, ये नाम हमने जब हम रिजल्ट्स आए थे उसके बाद एक प्रोग्राम करने के लिए सोचा था भाई इन सारे इलेक्शंस में, खासकर असम बंगाल में जहाँ बीजेपी को वोट मिला, सरकार बनी, वहाँ नरेंद्र मोदी के नाम का अपना एक सेपरेट, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोदी की अपनी, वो कितनी बड़ी है। लेकिन फिर उसके बाद अब खबरें जुड़ती जा रही हैं, तो अब बंगाल की सरकार की भी रूपरेखा कुछ दिख रही है। बिहार में शपथ ग्रहण, वो मंत्रिमंडल विस्तार होना है सम्राट चौधरी की सरकार का, तो उसके लिए कल प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। तो मोदी साहब के अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके साथ कुछ और जुड़ते चले गए। लेकिन ये बात तो ठीक है कि बंगाल की भी अगर आप बात करें तो वहाँ कोई बीजेपी का फेस तो था नहीं, फेस तो मोदी ही थे। तो इस वक्त देश की राजनीति में मोदी नाम का डोमिनेंस जो है वो 2014 से 2026 तक, मतलब कहीं उसमें कोई डिप नहीं दिखाई देता। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि वो नाम, नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड है, उस ब्रांड की लोकप्रियता में कोई इरोजन हो, वैसा कहीं नज़र नहीं आता। जैसे अलग अलग राज्यों में भी अगर बीजेपी को कहीं हार हुई या लोकसभा में कुछ सीटें कम हुई, तो इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई थी, वो उसके अलग अलग वजह रहीं। जैसे 2000 लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात कर लें तो क्योंकि अचानक से नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया अपोजिशन ने कि संविधान खत्म कर देंगे, ये वो, इस तरह से सारी चीज़ें हुई, आरक्षण से उससे जोड़ दिया जाना, वो अलग विषय होता है। बट नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आई हो, इसके वजह से कहीं का मैंडेट खराब हो, ये दिखता नहीं। और इस लिहाज से बीजेपी हर जगह एकदम ट्रम्प कार्ड के रूप में उन्हीं का इस्तेमाल करती है। जैसे बंगाल की आपने बात की सौरभ, आप अंदाजा लगाएं कि बंगाल में जब यूथ को आकर्षित करने का प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि यूथ एक टीएमसी की ताकत हुआ करते थे, तो वहाँ पर हुआ कि फुटबॉल बहुत पसंद है बंगाल के लोगों को, फुटबॉल का टूर्नामेंट कराया जाए। टूर्नामेंट का नाम क्या रखा गया? नरेंद्र कप। नरेंद्र टूर्नामेंट, और नरेंद्र के नाम पे टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये स्थिति है नरेंद्र मोदी की। एक जगह वो झालमुड़ी खाने अगर चले जा रहे हैं तो 10 करोड़ लोग अगर सोशल मीडिया पर उसको देख रहे हैं, तो अपन अंदाजा लगेगा किस लेवल की पॉपुलैरिटी होगी। अपोजिशन के लोग चाहे जो बातें कहते रहें, उनके पेट में अगर दर्द हो रहा है तो, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का जो आलम है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। जैसे अभी आपकी बात सुन, हमारे डिस्कशन सुन के कोई ये कह सकता है कि भाई इतना बड़ा अगर मतलब एस क्रेज, इस लेवल का क्रेज है नरेंद्र मोदी का, पुल इतना बड़ा है नरेंद्र मोदी नाम का, तो तमिलनाडु में क्यों नहीं, केरल में क्यों नहीं सरकार बन जाती है। आपको वो एक बेस लेवल तो चाहिए। आपको अपने संगठन के लिए मुद्दों के आधार पर एक ग्राउंड तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद लेकिन नरेंद्र मोदी अपना उसमें जो एडिशन करते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम जैसे तमिलनाडु केरल के संदर्भ में भी आप समझें तो जैसे केरल में जो भीड़ बीजेपी के लिए होती थी, उसमें उस भीड़ में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? नरेंद्र मोदी। रोड शो में जितने भी भीड़ है, जैसे 14-15% के आसपास अगर वोट आ रहा है तो किसके नाम पर आ रहा है? 3 विधायक अगर उनको जीत गए हैं तो किसके नाम पर जीत के आ गए? वहाँ पर भी जो सेलेबल प्रोडक्ट है वो नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ें हैं कि पार्टी का संगठन आपका उस रूप में नहीं है, या डेमोग्राफी अलग तरीके से है, बीजेपी का संगठन उस रूप में अभी तक काम नहीं किया है, तो हो सकता है कि उसको चुनाव के तौर पे आप रिजल्ट में कन्वर्ट ना कर पाएँ। लेकिन रिजल्ट तो वो उसी प्रकार का आता है। तमिलनाडु में जितनी भीड़ होती है वो किसको सुनने लोग आते हैं? नरेंद्र मोदी को सुनने आना, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उसमें दिक्कत नहीं है। ये अलग बात है कि उनका अपना जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पे वो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, डीएमके को वोट करेंगे, या उस तरह का वो ऑप्शन नहीं था तो टीवी के विजय पे चले गए, या ये डीएमके को दें। लेकिन बीजेपी में जो बढ़ोतरी हो रही है, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के अलावा बीजेपी में आपको कोई और उस तरह कारण नज़र नहीं आएगा। और वैसे स्टेट भी, जैसे जम्मू कश्मीर के भी कल हम लोगों ने जो बात की थी सौरभ, जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको एकदम से नेक्स्ट लेवल दिखेगी। पॉलिटिक्स में भले बीजेपी के पॉलिटिक्स को वो पसंद नहीं करते तो वैली में वोट ना करें, लेकिन जब वो जाते हैं तो उनके कार्यक्रम में 50-50 हज़ार लोग कहाँ से आते हैं? अच्छा, जब से नरेंद्र मोदी का केंद्र की राजनीति में आना हुआ 2013 से, तो उसके बाद जब पहली सरकार बनी, दूसरी सरकार बनी, तो उस दौरान ये चर्चाएं खूब होती थी कि भाई एक के बाद एक उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आती चली गई, जो जैसे हरियाणा है, कभी आप सोच नहीं सकते कि हरियाणा में सरकार बनेगी, आज तीसरी बार सरकार बन गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण नए में उड़ीसा दिया जा सकता है, बंगाल का दिया जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी को जो चैलेंज अट्रैक्ट करता था, उसमें कई राज्यों के नाम लेते थे, तो बंगाल एक जाहिर तौर पर एक बड़ा नाम होता था उसमें, जम्मू कश्मीर एक नाम होता था, भाई कश्मीर में कभी भाजपा की सरकार हो तो बात बने। वो भी बीजेपी ने कर लिया एक बार, उसकी आप आलोचना कर सकते हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए था, मगर क्या जब लिखा जाएगा इतिहास, क्या भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में कभी तो रही, लिखा जाएगा कि रही है। अब नरेंद्र मोदी को कौन सा चैलेंज अट्रैक्ट कर रहा है? और यहाँ पर अभी क्योंकि थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ा लें सौरभ, कि जम्मू कश्मीर में जो किया बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने जो किया वहाँ पे, क्या वहाँ के लोगों ने उस बात को पसंद नहीं किया?
आज अगर वहाँ के हर ज़िले में नशा के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं, कहीं 50,000, श्रीनगर में सौरभ 50,000 की भीड़ थी 3 मई को, बडगाम में कल 20 से 25,000 की भीड़ नशा के खिलाफ। सोचिए कि जिन सड़कों पे पत्थरबाजी के लिए लोग उतरते थे, तिरंगा के खिलाफ लोग उतरते थे, वहाँ पर अगर इस तरह की नीतियों के लिए आ रहे हैं तो भले पॉलिटिकल इंडोर्समेंट नहीं है, लेकिन उन नीतियों का तो इंडोर्समेंट है जो नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर गृहमंत्री अमित शाह जो भी चला रहे हैं। तो ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी किस ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। चैलेंज के हिसाब से अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर अब जो बीजेपी के लिए चैलेंज है और जो बीजेपी का जो बड़ा फोकस है उसमें एक पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के बारे में तो बीजेपी ऑलरेडी ठीक ठाक काफ़ी कर चुकी है और अगले इलेक्शन में शायद हो सकता है आपको कुछ अलग तस्वीर ऑलरेडी दिख जाए, तो वहाँ पर बीजेपी ये मान के चल रही है कि हाँ उसका डायरेक्शन ठीक है। लेकिन जो चैलेंजिंग टास्क है वो इन 3 राज्यों में ज़्यादा है। उसमें भी पंजाब तो सबसे ज़्यादा रहता है। पंजाब के लिए नरेंद्र मोदी के हिसाब से अगर आप बात करें तो सिखों के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उनके 2014 में दिल्ली आने के बाद केंद्र सरकार ने सिखों के लिए जो जो कुछ किया है, आप पूरी इसकी श्रृंखला उठा के देखें तो आपको इतनी लंबी श्रृंखला दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल वो तरीका, और सिखी के लिए जो उनके मन में आदर है वो भी बड़ा दिखता है, वो एकदम से दिखता है। और वैसे वैसे कार्यक्रम करना, करतारपुर कॉरिडोर या जो कुछ भी, अफगानिस्तान में अगर समस्या आई तो कैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को वापस लेकर कर आना, यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जी के लिए कार्यक्रम करना, 350 साल अगर पूरा हुआ तो अलग अलग कार्यक्रम और किस लेवल पर ले अगर वो करते हैं, वो वीर शहीद वाला जो कार्यक्रम चलता है, तो वो पूरी एक श्रृंखला है। लेकिन उसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को अभी तक नहीं मिला है। तो अब अगली चुनौती अब नरेंद्र मोदी उसको मानते हैं, उसको वो हाँ बीजेपी मानती है। और सोचिए कि जैसे देखा आपने कि पंजाब में 2 जगह ब्लास्ट हुआ, हाँ, अमृतसर और जालंधर, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कितना अलर्टिंग सिचुएशन है, चाहे जम्मू कश्मीर में कुछ हो तो या पंजाब में कुछ हो तो। दोनों जगह हम जानते हैं कि आईएसआई किस रूप में इन्वॉल्व रह के वहाँ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कराने की कोशिश करती है। डीजीपी वहाँ के कह रहे हैं, पंजाब के डीजीपी, कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है, वो उस एंगल से उनको इंडिकेशन मिल रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भगवंत मान जी कि ये बीजेपी करा रही है, चुनावी फायदे के लिए करा रही है। तो अपने आप में सोचिए कि उनके ही डीजीपी उसमें उस ब्लास्ट के पीछे आईएसआई देख रहे हैं, जो कि लॉजिकल चीज़ है, और वहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी करा रही है। तो ये जो बीजेपी का जो थ्रेट है ना, वो दिखना शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी को वहाँ पर, कि अब बीजेपी धीरे धीरे आ रही है। और ये जो अभी आपने राज्यसभा के सांसदों का देखा दल बदल, इसमें सौरभ बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि क्योंकि राघव चड्ढा एक चर्चित नाम था तो राघव चड्ढा बाकी लोगों को लेकर आ गए। हकीकत इससे कोसों दूर है। अलग अलग सांसदों ने अलग अलग तरीके से रीच आउट किया था और सब ने बीजेपी में नरेंद्र मोदी के साथ आने की इच्छा जताई थी, उसके बाद हुआ ये काम। ये ऐसा नहीं था कि राघव चड्ढा ने सभी सांसदों के गोल बना लिया, इकट्ठा कर लिया और एक साथ बीजेपी में आ गए। अच्छा, एक कंसर्टेड एफर्ट था, अलग अलग लेवल पे। कोई सांसद किसी और के मार्फत बीजेपी में संपर्क कर रहा है, दूसरे सांसद दूसरे लोगों के साथ बीजेपी में संपर्क कर रहे हैं। अंतिम 7-8 दिन में इन लोगों को पता चला है कि हम इतने सारे लोग आ रहे हैं, कि हम सभी एक साथ जो है जाना चाह रहे हैं, सभी एक साथ जाना जा रहा है। अच्छा, पहले नहीं बात। अब सवाल ये कि जैसे बंगाल के लिए बीजेपी ने एक लंबा इंतजार किया, उसकी तैयारी की, वहां पर लड़े। ऐसे उड़ीसा में एक दिन में नहीं हो गया, उड़ीसा में आप धीरे धीरे आपने अपनी ताकत बढ़ाई है। पंजाब के लिए कितना इंतजार करने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी, या कुछ जल्दी है? जल्दी और इंतज़ार ये दोनों चीज़ नहीं रहती है, तो अपने एक उस हिसाब से काम करते हैं, एक शिद्दत जिसे कहें ना, कि उस हिसाब से पार्टी काम कर रही होती है ग्राउंड पे। मसला सिर्फ ये रहता है कि जब बीजेपी जो मेहनत कर रही है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कब मिलेगी, कब किस में डिले हो जाएगा। मैंने क्यों पूछा आपसे, इसलिए कि जैसे अभी ये सांसद चले गए, अब बहुत ज़्यादा चर्चा है कि बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी में कोई टूट हो सकती है, कोई डिसअफेक्शन हो सकता है, बगावत हो सकती है, उसका फ़ायदा शायद बीजेपी लेना चाहे। ऐसी चर्चाएं खूब चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक तरीका होगा एक सपोर्टर बेस क्रिएट करने का। ऑर्गेनिक तरीका वो होता है जब धीरे धीरे आपके लिए अगर कहीं कोई रेजिस्टेंस है लोगों के मन में, तो वो धीरे धीरे आप उसको ओवरकम करते हैं, अपनी जगह खुद बनाते हैं वो लेकिन उसमें वक्त लगता है। तो इसलिए मैंने पूछा कि कौन सा रास्ता अभी बीजेपी को ज्यादा। दोनों काम अपने साथ साथ चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। कहा ये भी जाता है कि वहाँ के मतलब पंजाब के कॉरिडोर में इस बात को लेकर चर्चा चलती है, सही है गलत पता नहीं, लेकिन ये इस बात की चर्चा चलती है कि मुख्यमंत्री भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, अरविंद केजरीवाल जितना हस्तक्षेप करते हैं। इस तरह की कहानियाँ बहुत सारी चलती हैं वहाँ पे। इतने सारे राज्यसभा के सांसद अगर टूट कर आ गए तो उस तरह की कहानी को और बल मिलता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो दिक्कत है वहाँ पे। वरना क्या वजह थी कि इतने सारे लोग आ जाए एक बार में। जो आ रहे हैं यहाँ पर वो वजह भी बता रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, क्या दिक्कत है।
अब ऐसे में ये संभव नहीं है ना कि विधायकों के अंदर भी ये समस्या ना हो, जो इन समस्याओं के बारे में ये बता रहे हैं, वो विधायकों के अंदर भी होगा, और वहाँ से अगर टूट होगी तो निश्चित तौर पे बीजेपी तो ओपन हैंड के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। अब वो 2 विधायक वाला प्लेयर बनने के लिए मैं संतुष्ट नहीं है भाजपा, अब बढ़ना है बिल्कुल, आगे। पंजाब उनके एकदम से टारगेट लिस्ट पे है कि वहाँ कैसे अच्छा करना है। उसके लिए संगठन भी ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। आपने देखा कि रोनित बिट्टू जैसे इलेक्शन हारे, उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया, फिर राज्यसभा में भेजा गया। ठीक है, तो वो तो दिख रहा है, एफर्ट तो बीजेपी का पूरी तरह से दिख रहा है, और ये साथ में मिल जाने पे वो एक बीजेपी के लिए आसान काम होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि पंजाब के सेंटिमेंट को जीते बिना ये जो इनऑर्गेनिक तरीका है, इससे बीजेपी कुछ बहुत ज़्यादा हासिल कर लेगी। ये बीजेपी को भी पता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर उस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं जिसके सहारे आप ऑर्गेनिक रास्ते पे और मजबूती से लड़ सको, Then why not? वो काम बीजेपी जरूर करेगी। अभी अब हम एक प्रोग्राम में थे, एक नेता हमारे साथ थे, तो वहाँ बातचीत हुई, तो बंगाल का क्या असर होगा राजनीति पे, ये चर्चा में निकल चलते चलते उन्होंने कमेंट किया कि बीजेपी को यूपी में इसका बड़ा फायदा होगा, बंगाल की जीत का उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा होगा। अगले साल जो 2 बड़े चुनाव हैं वो यूपी और पंजाब का ही है, दोनों क्रूशल हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पंजाब क्यों, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर स्टेट, सारी बातें देवेंद्र ने आपको बताई, और बीजेपी को ग्रो करना है वहाँ पर। और दूसरा ये कि भाई सिख समुदाय का साथ वो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भाई वो मुझे अपना माने, ठीक, तो ये इसलिए क्रूशल है, और यूपी हर लिहाज से क्रूशल है। पंजाब बंगाल की जीत उस पैमाने पे सेलिब्रेट भी की जाएगी कि उसका संदेश जो जाए लोगों के बीच में कि बहुत बड़ा काम हुआ है और मोदी दिखें उसमें। बिल्कुल सौरभ, और वो जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जैसे गृहमंत्री अमित शाह कल जब 7 तारीख को, मतलब आज 6 तारीख को शाम में वो बिहार पहुंच जाएंगे, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और अमित शाह जी, ये दोनों मंत्रिमंडल के स्वरूप को फाइनल कर देंगे कि किन किन लोगों को शपथ लेना है। नीतीश कुमार जी के साथ जो मंत्रिमंडल की जो सूची थी सौरभ, उसमें आपको बदलाव नजर आएगा, जबकि कुछ महीने ही उन लोगों को मौका मिला था। लेकिन जो टॉप सोर्सेस से हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से इस सूची में, यानी कल जो शपथ लेंगे 7 तारीख को, उसमें आपको कुछ नाम बीजेपी कोटे से भी बदले हुए नजर आएंगे, जेडीयू कोटे से बदले हुए तो आएंगे ही आएंगे। उसमें एक चीज़ है कि जो सोर्सेस, जेडीयू सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के सुपुत्र शपथ लेंगे। अभी इसमें इतना फ्लिप फ्लॉप हो चुका है जेडीयू की तरफ से, हाँ, फिर आ गया है कि निशांत आएंगे। हाँ, तो आज फिर से ये आ गया है कि वो आ रहे हैं, वो शपथ ले रहे हैं, वो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी कोटे से मैंने आपको वो बात बताई। दूसरी चीज़ और आप देखें कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से गांधी मैदान पहुंचने के क्रम में बीजेपी की अलग अलग यूनिट वहां पे, और बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि आम लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था वहां पे, तो उसके लिए एक रोड शो का पूरा माहौल तैयार है, और तकरीबन 8 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है। तो 1 घंटा उसमें लग सकता है। अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम 2 प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। एक कल 7 तारीख को बिहार का शपथ ग्रहण मंत्रियों का, और फिर 9 तारीख को वो होगा कोलकाता में, और 12 को होगा फिर असम में, 12 को असम में हिमंत बिस्वा शर्मा लेंगे। तो बिहार के उसमें लगभग 1 घंटे का समय, और उसके बाद 1.5 घंटे के लिहाज से लगभग समय रखा गया है पूरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम होगा पटना के गांधी मैदान में, और लोगों के बीच, जैसे ये पहले से ओरिजिनल स्कीम ऑफ थिंग्स में था बीजेपी की कि जब विस्तार करेंगे सरकार का तब एक बड़ा इवेंट करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने तो बड़ी एक सादा कार्यक्रम में शपथ ले ली थी। बिल्कुल सौरभ, उस समय ये था कि सिर्फ मुख्यमंत्री का होना ये अभी कर लिया जाए, बाकी सारी इनकी यूनिट इलेक्शन में लगी थी। जैसे बिहार के भी बहुत सारे लोग लगे थे बंगाल में, जो फुल टाइमर वहीं पर रह रहे थे। तो अगर इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, मान लीजिए पटना में शपथ ग्रहण समारोह अगर गांधी मैदान में आप करते हैं, और इतनी सारी भीड़ आ रही है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो उसमें पार्टी बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे वो छोड़ दिया जाता है। तो उसमें फिर बीजेपी का वो कार्यक्रम, अगर पीएम जा रहे हो, थोड़ी भी चूक हो जाए किसी भी लेवल पे, किसी भी रूप में, तो बीजेपी को एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसलिए उस समय उस चीज़ को टाला गया था, जिसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ये स्विच हो रहा है, इसलिए बीजेपी बड़ा सेलिब्रेशन उनके विदाई कार्यक्रम का जैसा नहीं लगना चाहिए कि उस पे जश्न हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वजह इस लिहाज से नहीं थी कि जब शासन तो आपने ले ही लिया ना, गद्दी आपने ले ही ली, और ये भी नहीं है कि ये दिख रहा है कि जबरदस्ती ले रहा है मुख्यमंत्री जी, खुद ही दे रहे हैं नीतीश। लेकिन आप बीजेपी एम्फेसाइज करना चाहती है कि ये बिहार, यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री है। हाँ, और ये बड़ा कार्यक्रम होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री है और एनडीए की सरकार है, और वो बड़ा कार्यक्रम होगा। 5-6 सीट 7 सीट खाली तो रखे ही जाएंगे सम्राट चौधरी द्वारा, यानी मुख्यमंत्री द्वारा, ताकि दूसरे दलों में जो काम होता है, ऑफर जो दिया जाता है, वहाँ भी चल रहा है, वो जगह जब खाली हो तो फिर वो आसानी से होता है। और बंगाल का कार्यक्रम जो है वो किस पैमाने का होगा? बंगाल का कार्यक्रम और ज़्यादा भव्य किया जाएगा सौरभ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बंगाल में इतनी बड़ी जीत का होना, ये अपने आप में मतलब बीजेपी के लिए तो
टॉनिक है। अभी तक बीजेपी तैयारियां कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बताया, बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली। उस परिवर्तन यात्रा के बाद आपने देखा होगा कि ब्रिगेड मैदान में जो फाइनल रैली थी पीएम की उन यात्राओं को लेकर, उसमें कितना बड़ा हुजूम आया था। उस लेवल का एक प्रोग्राम बीजेपी वहाँ पर करना चाहेगी। दूसरी चीज़ की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में क्योंकि बीजेपी का मैंडेट इतना बड़ा है तो उसमें आपको जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इंक्लूसिव नज़र आएगा टीएमसी गवर्नमेंट की तुलना में, और ज़्यादा वो डोमिनेंट नज़र आएगा, वो दिखेगा, मतलब चटक रूप में दिखेगा कि ये ट्राइबल बेल्ट के ये हैं, इनको ये जगह दी गई, ये राजवंशी समुदाय के हैं, इनको ये जगह दी गई। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आजकल बीजेपी डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पे ज़्यादा काम करती है, वो भी वहाँ भी ऐसा ही दिखाई देगा। संभव है कि ये वहाँ भी किया जाए, उसमें एक महिला को रखा जाए, ट्राइबल महिला, इस तरह की चीज़ों को लेकर। लेकिन अभी ये चर्चा चल रही है 8 तारीख को, जैसे कल जब 7 को गृहमंत्री अमित शाह वहाँ पहुँच जाएंगे बंगाल और 8 को विधायक दल की बैठक होनी है, तो फाइनल स्वरूप जो होगा वो उस बीच ही तय होगा। इतना तय है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अथॉरिटेटिव रहें और नजर आएं, इसमें कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ेगी। अब 12 को फिर गुवाहाटी, 12 को फिर हिमंता बिस्वा शर्मा, तो वहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, वहाँ तो वन मैन शो है, पहले सरकार थी ही, तो इसलिए बहुत आसानी के साथ उन चीज़ों को वो लोग बीजेपी में। अब मैं उस बात पे आता हूँ जिसका मैंने जिक्र आपसे किया, वो जो एक नेता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा असर पड़ेगा इस चुनाव का। उनका कहना ये था कि उत्तर प्रदेश में, वरना अभी 10 महीने में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और नैरेटिव जो है, चर्चाएं जो हैं वो फिर एक बार जाति की चर्चाएं जो हैं उस दिशा में होने लगी थी ज़्यादा। लेकिन बंगाल की जीत ने खास तौर पर, असम भी, लेकिन लोगों को बंगाल दिखाई दे रहा है ज़्यादा, उसने एक बार फिर बीजेपी और हिंदुत्व इसको एक बार चर्चा में ला दिया है दोबारा, और वो सूट करेगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ की यूपी के इलेक्शन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बूस्टर डोज है बंगाल का। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि हाफ जॉब डन वाली स्थिति। अच्छा, बीजेपी इतना असर है? हाँ, इतना ज़्यादा असर। जैसा कि आपने कहा कि एक तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, दूसरा आपके कार्यकर्ताओं के लिए एकदम बूस्टर डोज की। उसमें सबसे बड़ा काम तो ये रहता है ना कि आपके कार्यकर्ता ग्राउंड पे कितना उत्साह से लगे हैं या नहीं लगे हैं। पार्टियों के बीच एक बड़ा डिफरेंस यही होता है कि एक तो कितना परिश्रम कर रहे हैं, और जितना कर रहे हैं उसमें एनर्जी लेवल किस प्रकार का है, औपचारिकता के लिए कर रहे हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसी जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खासतौर पर टॉनिक देती है एकदम, और वो एकदम से फिर जुनून के हद तक आप देखेंगे कि वो लग जाएंगे। और जैसा कि बंगाल के इलेक्शन में आपने देखा कि सुनील बंसल का अहम रोल रहा। यूपी में घोषित तौर पे वो कहाँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, घोषित तौर पे बहुत अहम रोल रहता है। अमित शाह जी के आप कह सकते हैं कि प्रमुख इंस्ट्रूमेंट जो हैं, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ग्राउंड पे कुछ कराना हो तो वो हाल के वर्षों में सुनील बंसल सबसे ज़्यादा। और यूपी में खड़ा, यूपी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, पूरा वही रहा है। 2014 के बाद वो वहाँ गए थे और 17 का इलेक्शन को जिताना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि गृहमंत्री अमित शाह क्योंकि लगातार वहाँ कैंप नहीं कर सकते, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते, तो वो एक टास्क बना के दे देते हैं। उस टास्क को सुनील बंसल इंप्लीमेंट कर देते हैं। सुनील बंसल अब कोलकाता से फिर अब शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब काम के लिहाज से। हाँ, काम के लिहाज से आप समझिए कि उसमें, अच्छा, उन सुनील बंसल से आप पूछिएगा अगर, तो यूपी के किसी भी कंस्टिट्यूंसी के बारे में आप पूछिए, किसी भी, उसमें बीजेपी का कौन कौन सा कैंडिडेट है, कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, किसके क्या प्लस पॉइंट है, किसके क्या माइनस पॉइंट हैं, जातीय संरचना क्या है, राजनीतिक परिस्थिति उसमें किस प्रकार की है, इशू वहाँ पे क्या है, इलेक्शन में क्या नैरेटिव बन सकता है, सब उनको पता रहता है ऑन द स्पॉट। तो आप चलते चलते पूछिए कि राजस्थान के व्यक्ति, और चलते चलते पूर्वांचल की किसी सीट के बारे में पूछिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, देवरिया सदर वाली सीट या गांव वाली किसी सीट के बारे में उठा के पूछिए, वो तुरंत बताना शुरू कर देंगे। वहाँ पे ये इतनी जाति है, इतनी जाति, ये हम देंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, वो आदमी विरोध कर देगा, वो पक्ष में रहेगा, उसमें ये अच्छाई है, उसमें ये कमी है। इस तरह से उनकी तैयारी रहती है, तो वो आपको यूपी के इलेक्शन में दिखेगा। और हमें लगता है कि अभी 10 महीने हैं, अभी 2027 है, जिनको चुनाव की तैयारी करनी है उनके लिए तो समय बहुत कम है। ये वो तो ये कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि तो बहुत कम समय रह गया, अब तो बस इलेक्शन सर पे आ गया है, वो आप एकदम से लग जाएं। तो एक अगले साल में एक आप सोचिए जरा कितना क्रूशल है ये सभी के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए कितना कुछ स्टेक पे है। 7 राज्यों में चुनाव है, 5 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश वहां पर है, उत्तराखंड में दोबारा फिर तीसरी बार आने के लिए फिर चुनाव लड़ना है। ये अपने आप में चमत्कार होगा, वो भी चमत्कार होगा। यूपी जैसा ही चमत्कार है, उत्तराखंड में भी 2 बार बीजेपी की सरकार रहना। और उत्तराखंड में हालांकि काम आसानी इस लिहाज से है कि मुख्यमंत्री की पॉपुलरिटी वहाँ भी बहुत अच्छी है, और हाल के दिनों में आप देखें तो उत्तराखंड में बीजेपी का परचम लगातार लहरा ही रहा है। अच्छा, लोकसभा में भी 5 की 5 सीट बीजेपी जीत रही है, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी अच्छा हुआ, तो वहाँ भी कोई समस्या। तो योगी जैसा क्वेश्चन दे देते हैं यूपी में
जी। वैसा ही उत्तराखंड में पुष्कर धामी भी हाँ देते हैं। हाँ, वो पॉपुलर फेस के तौर पे मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं, यूथ है, एक तो ट्रैवल बहुत करते हैं वो, उत्तराखंड जैसे राज्य में, पहाड़ी राज्य है, ट्रैवल आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट काम है। और वहाँ पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आधी समस्या तो उसी में सॉल्व हो जाती है। लोगों को ये लगता है कि मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, और वो बहुत दुर्गम इलाके में इतना ट्रैवल होना, उतना नेताओं की मौजूदगी होना, ये आसान काम नहीं है। उस काम को वो बखूबी कर लेते हैं, ट्रैवल खूब करते हैं, योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, ग्राउंड पे उसका असर दिख रहा है, अपोजिशन बहुत कमज़ोर है। तो इन सारी चीज़ों के लिहाज से पुष्कर धामी को एसेट के तौर पे देखती है बीजेपी। एकदम उसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से ये आप कहें तो उन्हीं के पिक रहे। और उन्हीं के पिक होने का नतीजा ये था कि भले ही विधानसभा चुनाव में पहली बार में उनकी अपनी सीट पे उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बिना किसी उस इलेक्शन में उन नतीजों के बाद शीर्ष स्तर पे, पीएम के स्तर पर, गृहमंत्री अमित शाह के स्तर पर किसी लेवल पर रीथिंक नहीं दिखा कि किसी और नाम पे सोचा जा रहा है। उनको दिया गया कमांड, और आप देखें यूसीसी अगर लागू करवाना था तो उसी स्टेट का चुनाव वो तो प्रदेश बदनाम है नेताओं को बड़ी कपड़ों की तरह बदलने के हाँ, लिए। और कहा भी पीएम ने कहा भी था कि ये मुख्यमंत्री क्लब तो नहीं बनाना है ना उत्तराखंड को, इतने सारे पूर्व मुख्यमंत्री क्लब हो जा रहे हैं। और उसके बाद एक यूथ का चयन करना था, यूथ में इनका चयन किया गया, इन्होंने डिलीवर किया। तो बीजेपी को वो आदमी मिल चुका है वहाँ के लंबे हाँ, वक्त के लिए। उत्तराखंड के लिहाज से मतलब कहीं कोई आप सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि अपोजिशन वाले कुछ कुछ चलाना शुरू करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, लेकिन शीर्ष स्तर पर बीजेपी के लेवल में कहीं कोई रीथिंक नजर नहीं आता। प्रॉब्लम अपोजिशन के साथ साथ अपनी पार्टी में भी तो प्रतिद्वंदियों की होती है ना, और ऐसे छोटे राज्यों में तो और ज़्यादा हो जाती है। वो कुछ ना कुछ चलाना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉप लेवल पे जब आप चेक कीजिए वो एकदम से निश्चिंत रहते हैं कि सेफ हैंड में है। यूपी की बात हम दें कि उत्तराखंड में इलेक्शन है अगले साल, पंजाब की बात हम लोग पहले कर ही चुके हैं। इसके अलावा 2 राज्य हैं, छोटे राज्य, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ भी मैसेजिंग उससे ठीक होती है। एक गोवा, जहाँ 15 साल हो जाएंगे बीजेपी की सरकार को, और दूसरा मणिपुर। तो अगर गोवा जैसे में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो प्रो इनकम्बेंसी की बात कहती है बीजेपी की, आज भाजपा की सरकार जहाँ पर है, लोग उसको लंबे वक्त तक मौका देते रखना चाहते हैं। तो वो गोवा से वो ये साबित करना चाहेगी। मणिपुर इसलिए इस लिहाज से क्रूशल है कि मणिपुर में जितनी हिंसा हुई, जो कुछ हुआ, उसके बावजूद लोग बीजेपी पे भरोसा कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बीजेपी के लिए इसका संदेश देना। मणिपुर तो वाकई सौरभ, इन दोनों में अगर आप देखें तो मणिपुर का ज़्यादा बड़ा है कि इतना ज़्यादा हिंसा, जातीय हिंसा की चपेट में वो राज्य आया, और उसके बाद अब जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी कि फिर से उसी रूप में समर्थन लें। और ये आसान काम नहीं हो सकता कि उस प्रकार के, सभी जानते हैं कि जातीय हिंसा के पीछे वजह क्या रही और कैसे कोर्ट का आदेश आया, क्या क्या उसके बाद चीज़ें हुई। तो वहाँ पे सरकार के लिहाज से अगर समझें तो एक बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज था कि उसमें बैलेंस बनाए रखना। वो बहुत पेशेंसली हैंडल किया गया। लगातार नेताओं को यहाँ से ये कहा जाता रहा था कि कुछ भी आप बयानबाजी मणिपुर पे ना करें। अपोजिशन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी। उस कंडीशन में भी एकदम से टॉप लेवल से, बीजेपी के टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन रहता था कि आपको कोई ऐसी बात कहनी नहीं है, चुपचाप राज्य में शांति का माहौल कैसे रहे उस दिशा में काम करना है, क्योंकि आपकी किसी भी कही गई बात का असर किसी रूप में कहीं कुछ भी हो सकता है। और अब जब कि चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उस राज्य में फिर से वही करें। गोवा बीजेपी को लगता है गोवा बीजेपी के लिहाज से निश्चित तौर पे क्लोज फाइट वाला इलेक्शन तो वो रहता ही रहता है। कम कंस्टिट्यूंसी है, छोटी जगह है, छोटी सी जगह है, बहुत क्लोज, छोटी विधानसभाएं हैं, और छोटे छोटे फैक्टर वहाँ पे मायने शुरू कर देते हैं। लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि फाइनली उस स्टेट को भी एक बार और से फिर अगले साल के अंत में आएगा एक ऐसा चुनाव जो बीजेपी हारना के बारे में सोच भी नहीं सकती, और वो है गुजरात का इलेक्शन। और गुजरात ने कोई पॉलिटिकल स्केयर दिया नहीं है बीजेपी को, ऐसा भी नहीं है, झटका लगते लगते बच भी चुका है बीच में। तो लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, ये सारी इन सबका बेस तो गुजरात ही है ना। तो गुजरात को, और उसमें 1.5 साल है बीजेपी के पास, और बीजेपी ने गुजरात के लिए जो इनकम्बेंसी से निपटने का रास्ता निकाला है वो है कि खुद ही बदलते जाओ, खुद ही घर के सारे बदलते जाओ। तो इसलिए वो क्या अभी भी वही है फॉर्मूला, वही है। अभी बदलने वाली कोई चीज़ तो वैसी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाल के दिनों में आप लोकल बॉडी इलेक्शन जो अभी हुआ, नतीजों को उठाकर अगर आप देखें तो समझ में आ गया कि गुजरात में तो कोई टास्क ही नहीं है बीजेपी के लिहाज से। दूसरा, क्योंकि पीएम वन पार्टी स्टेट बन गया, एकदम वैसे ही हो गया है वो, और तब भी मेहनत उसी रूप में करते हैं। आप वहाँ पे किसी भी चीज़ में, जैसे गुजरात में आपने क्या देखा होगा कि पिछले इलेक्शन के दरमियान भी अगर कोई क्राइसिस भी आता है, मान ली मोरबी का पुल, उतना बड़ा हादसा हो गया, कितना बड़ा क्राइसिस था, कोई और पार्टी होती तो उसका पूरा इलेक्शन चौपट होना था उसमें, उतने बड़े हादसे के बाद। लेकिन बीजेपी उसके बाद फिर आपको कैसे ठीक तरीके से काम करना है, अगर इलेक्शन से पहले ही हुआ था, इलेक्शन से पहले हुआ था, कैसे आपको उसको मेकओवर कर लेना है, कैसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, कैसे लगना है आपको, उन सारी चीज़ों में एकदम से गुजरात तो आप कह सकते हैं कि चैंपियन।
पिछला वो जो विधानसभा, इसी विधानसभा से पहले वाला जो विधानसभा था, उसमें आप देखें कितना डिफिकल्ट सिचुएशन था। वो बीजेपी जैसी पार्टी ही थी जो कि उस चुनाव को जीत सकती थी, और कांग्रेस जैसी पार्टी ही थी कि उस चुनाव को भी हार सकती 17 थी। वाला। उस तरह से नैरेटिव बन गया था, वहाँ से भी जीत को एकदम खींच कर लेकर आना। तो वो सारी चीज़ें अब तो मतलब आप लोकसभा का चुनाव देखें या पिछला विधानसभा चुनाव देखें, अभी लोकल बॉडी का इलेक्शन देखें, तो एकदम से स्मूथ राइड नज़र आ रहा है। लेकिन गुजरात में रिस्क बीजेपी बिल्कुल ले कोई ही नहीं नहीं लेती। हाँ, और क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना होम स्टेट है, तो वो तो एक एक घर को जानते हैं, और पीएम की जो लोकप्रियता तो पूरे देश में है, लेकिन गुजरात में तो आपको नेक्स्ट लेवल ही समझ में आएगा। कांग्रेस के जो लोग बीजेपी की आलोचना कर रहे होते हैं, वो भी पीएम प्रधानमंत्री मोदी की बात हो तो नहीं साहब तो अच्छा है। तो ये हमारे लिए अभी अच्छा सीजन शुरू हो रहा है, हम मतलब मीडिया कर्मियों के लिए, क्योंकि हमें चाहिए खबर जो हम आप तक पहुंचाते रहें, आपके आपके इंटरेस्ट की खबर। और अभी ये 4-5 महीने अगले जो यूपी के इलेक्शन से पहले, उसको थोड़ा सा हो सकता है कि वैसे कोई बड़ी खबरें ना आए, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो फिर ये सर्दी शुरू होने से पहले पहले तो, और फिर अगले साल के अंत तक हाँ एक पूरा सीजन चुनावों का। हाँ, लेकिन आपकी ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ तो वन नेशन वन इलेक्शन पे जोर शोर से काम हो रहा है। तो जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक अलग अलग राज्यों में चुनाव होंगे, खबरें आप देते रहें। और देवेंद्र से सहयोग मिलता रहेगा हमें खबरें आप तक पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। तो आप देख रहे थे भारत की खबर। आज के इस पॉलिटिकल रैपअप में इतना ही।